हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी 9 जून को। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट बैच है जो 4 अगस्त को है उसकी तैयारी शुरू करवाएंगे। तो जिनका 4 अगस्त को एग्ज़ाम है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो डिस्कस कर रहे हैं, एक तो आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस यूनिट से आए हैं, उसकी भी पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो ये डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, कल डिटेल्ड आंसर की डाली थी ताकि आपको क्लियर रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है। रेफरेंस डिटेल के साथ डाला था, लेकिन उसमें क्या है, आवाज नहीं थी, वॉइस नहीं था, वो म्यूट रह गया, इसलिए उसको वापस से डिस्कस करेंगे आंसर की को डिटेल में। और तीसरा, आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, इसको भी हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका एग्जाम है या हो चुका है तो आपके लिए जो भी यूजफुल है आप देख सकते हैं यहां से। देखिए, जो पहला यूनिट था आपके हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर, इसमें से टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं, 14 क्वेश्चन आए हैं। अब ये 14 क्वेश्चन कहां से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, मेजर डायनेस्टीज, 2 क्वेश्चन यहां से आए हैं। मध्य प्रदेश का जो नेशनल मूवमेंट वगैरह है वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, यहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राइब, जनजाति से 2 क्वेश्चन आए हैं। जो फेस्टिवल, फोक, यहां से नहीं आया है। जो लिटरेचर है, लिटरेचर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टूरिस्ट प्लेस है, यहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा हो तो वराह की पर्यटन स्थल, वराह की मूर्ति, वो टूरिस्ट प्लेस का ही क्वेश्चन कंसिडर किया है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो मध्य प्रदेश की, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो करंट अफेयर्स में आए हैं वो अलग है, जो स्टैटिक है उसको अलग लिया गया है। ज्योग्राफी के टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं, इसमें से फॉरेस्ट, माउंटेन एंड रिवर्स के 2 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश क्लाइमेट के 3 क्वेश्चन है। आपके मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इनके 3 क्वेश्चन है। एनर्जी पे 1 क्वेश्चन था, जो आपने देखा होगा वो 31 मार्च 2018 तक का पूछा था, उसको स्थापित हुआ उसके अकॉर्डिंग। इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स का 2 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश के टोटल 7 क्वेश्चन है। अब इन 7 क्वेश्चन में भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है मध्य प्रदेश का, यहां से 1 क्वेश्चन आया है। डेमोग्राफी, सेंसस, जनगणना वगैरह से 3 क्वेश्चन आए हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा एज इट इज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो आपका मन करे कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे। एग्रीकल्चर बेस्ड और एग्रो इंडस्ट्रीज पे 1 क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन थे टोटल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे आईसीटी के 10 क्वेश्चन आए हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में जो 8 क्वेश्चन आए हैं उसमें 2 तो इससे आए हैं, फर्स्ट से स्पोर्ट्स के हैं 2, वेलफेयर स्कीम्स के 3 क्वेश्चन हैं, और फेमस पर्सनालिटीज एंड प्लेसेस पे 1 क्वेश्चन है। आईसीटी के 10 है, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे 3 क्वेश्चन है। रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इस पे 2 क्वेश्चन थे। ई गवर्नेंस पे 1 क्वेश्चन है। इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट पे 3 क्वेश्चन थे, और ई कॉमर्स पे 1 क्वेश्चन है। इस तरीके से टोटल आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो ये तो रहा कि जिन लोगों को ये पता करना है किस यूनिट से कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, आप पेपर को लेके बैठिएगा और यहाँ मिलाइएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कहां से क्वेश्चन आए हैं। उसी हिसाब से आप चाहे तो आगे तैयारी कर सकते हैं। अब हम जो कल डिटेल में हमने आंसर की डिस्कस की थी, उसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही थी। और उसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे कि क्या किस सब्जेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और भी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, उसको जरूर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आपके सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्ड आंसर की चाहिए, आपके सब्जेक्ट के पेपर की, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, अभी जो एग्जाम लगा है उनमें से किसी भी सब्जेक्ट की
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना पेपर, उसका पीडीएफ वगैरह बना के, तो आपको 1-2 दिन में पूरा डिटेल्ड आंसर की उसका मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसमें जो हार्डवेयर नहीं है, डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि देखिए हार्डवेयर क्या होता है, जैसे सीपीयू है, यह हार्डवेयर है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह हार्डवेयर में आता है। इसके अलावा आप मदरबोर्ड को देखेंगे तो ये भी हार्डवेयर में आता है। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज है, ग्राफिक्स कार्ड है या साउंड कार्ड है, कंप्यूटर केस है या माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, ये भी सब इसी में आते हैं। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर में सीपीयू है, आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है या फिर रैम, मदरबोर्ड, कंप्यूटर डेटा, ग्राफिक्स कार्ड, ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। और डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है डिवाइस ड्राइवर, जो कंप्यूटर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर को ये चलाने में हेल्प करता है। तो इसका एक कंफर्म सेकंड ऑप्शन है। 1 बाइट बराबर है, 1 बाइट किसके बराबर होता है? देखिए जो हमें कन्वर्ट करना है, बाइट दे रखा है इधर, अब बाइट को हमें निबल से को देख के लेना है, निबल में कन्वर्ट करना है या निबल से बाइट का देखना है कि क्या है। तो 4 बिट में 1 निबल होता है, 4 बिट में, 4 बिट्स में 1 निबल होता है। और 1 बाइट में हमें पूछा है क्वेश्चन में, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं 1 बाइट में। तो उस हिसाब से 8 बिट या 4 बाइट में 1 निबल होता है, तो 8 बिट 2 निबल। क्योंकि 1 बाइट का पूछा है, वो 8 बिट के बराबर होगा 1 बाइट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिथम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? ये इसमें 2-3 चीजें हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। एआई, एमएल और डीएल, ये 3 चीजें हैं। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एमएल मशीन लर्निंग है। डीएल क्या है? ये डीप लर्निंग है। और एक और होता है इसमें डीएस, डेटा साइंस। ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, जिनका नेक्स्ट एग्जाम है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। अब आपका पेपर जो जिनका एग्जाम होगा, इसी के आसपास इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मान के चलिए आप। मशीन लर्निंग क्या है? ये एल्गोरिदम द्वारा जो डेटा है उसका ये एनालाइज करता है, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, और जो पैटर्न आइडेंटिफाई होता है उसके बेस पे भविष्यवाणी करता है। तो सबसे पहले क्या करता है? ये डेटा को एनालाइज करता है, फिर उससे एक पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उसके आधार पे भविष्यवाणी करता है। ऐसे ही जो डीएल होता है, डीप लर्निंग, उसमें क्या होता है? जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव के मस्तिष्क के तरीके से, उसी तरीके से समान डेटा से सीखने के लिए एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नेटवर्क का यूज करता है ये डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ये मानव के मस्तिष्क का है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मशीन लर्निंग। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर, ये किसके उदाहरण हैं? हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना वगैरह ये सब साइबर क्राइम के एग्जाम्पल हैं, साइबर क्राइम एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं ये। साइबर क्राइम क्या है? एक तो होता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में आप अनऑथराइज पहुंच जाते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच जो प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है हैकिंग। दूसरा जो फिशिंग है, फिशिंग क्या होता है? लोगों से धोखे से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि उनका पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड का नंबर है या डेबिट कार्ड का नंबर है, वो इस तरीके का या उन साझा करने के लिए उनको राजी कर लेना, तो उसको कहते हैं धोखे से लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी, वो होता है फिशिंग। ईमेल भेजना, ये एक होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? इसमें किसी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को एनक्रिप्ट करना और फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगना, ये रैंसमवेयर होता है।
रैंसमवेयर क्या है? किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को आप एनक्रिप्ट करते हैं और फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आप रैंसमवेयर मतलब फिरौती मांगते हैं। एक मेलवेयर होता है। मेलवेयर क्या होता है? कोई दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपके सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा सकता है या उसको चोरी कर सकता है, उसको मेलवेयर कहते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक कोई सॉफ्टवेयर जैसा इंजेक्ट करना। साइबर बुलिंग होता है। साइबर बुलिंग क्या होता है? जिसमें इंटरनेट या फिर अन्य जो अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है उनका यूज करके किसी को परेशान करना, धमकाना, डराना, वो होता है साइबर बुलिंग। चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बच्चों की यौन शोषण की तस्वीरें, वीडियो बनाना, उनको रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके की जो है वो भी साइबर क्राइम में ही आती है। ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, किसी को ऑनलाइन धोखा या उसका पैसा या संपत्ति इस तरीके का करना, ये सभी साइबर क्राइम में है। डिटेल में इसलिए बताया है ताकि आने वाले जो एग्जाम है आगे बच्चों को हेल्प मिल सके, सिर्फ आंसर से ही काम नहीं चले। पिछले दशक में मध्य प्रदेश की कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? तो देखिए, जो एग्रीकल्चर है, लास्ट 10 इयर्स का बात करें तो 2013 टू 2023 इसमें जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, ग्रोथ की बात कर रहा है, ग्रोथ, हाई ग्रोथ, इसमें जो अर्बन स्ट्रक्चर है, अर्बन जो शहरी बुनियादी ढांचा है उसका विस्तार, इसका कोई लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर के विकास दर से। तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? ये कौन सा कानून है? तो ये एक्चुअली पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का है और ये है पेसा। पेसा क्या है? पंचायत अधिनियम 1996। ये अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीण सभाओं को जो प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रबंधन के लिए सशक्त बनाना इस कानून में है। ऐसा ही एक और कानून है ट्राइबल्स को लेके, वो भी पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पेपर इसी के आसपास रहेगा जिनका अब नेक्स्ट एग्जाम है। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? फोर्थ जो विधानसभा थी उसके अध्यक्ष पूछा गया है। शुरू के 3 विधानसभा अध्यक्ष तो कुंजीलाल थे, कुंजीलाल दुबे। ये काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। देखिए, सीएम, विधानसभा स्पीकर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, आपके स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन है, विमेन्स कमीशन के चेयरमैन है या फिर ह्यूमन राइट्स के हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है, या फिर जो भी इस तरीके के कमीशन है उनके चेयरमैन कौन है, कम से कम पहले और अभी प्रेजेंट में कौन है, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और अब जैसे इसमें विधानसभा का पूछा है तो हो सकता है आपसे आगे कोई प्रोटेम स्पीकर रहा हो उसका पूछ लिया जाए या फिर राज्यपाल का पूछ लिया जाए, तो ये इसी तरीके से तैयार रहिएगा। गुलशेर अहमद है, ये छठे अध्यक्ष थे और उस टाइम विधानसभा कौन सी थी? 5वीं विधानसभा थी, 5th लेजिस्लेटिव असेंबली थी। मुकुंद सखाराम नेवालकर है, ये 7वें अध्यक्ष थे और उस टाइम पे छठी विधानसभा चल रही थी, छठी विधानसभा के थे ये। तेजलाल टेम्बरे, ये 5वें अध्यक्ष थे और काशी प्रसाद पांडे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये 4th थे। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है, ये बढ़ा दिया कि 18 से 45 कर दिया था, 18 से 40 से, तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 18 से 45 है। रेगुलर अगर नहीं देखते हैं तो फिर ऐसे कंफ्यूज होना पड़ता है कई बार। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के ये 9वें राष्ट्रपति थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश से था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है और ये तो आपको डे 1 से बताया जा रहा है। इस तरीके की चीजें पर्सन इन न्यूज या जो पर्सनालिटीज मध्य प्रदेश से उनके बारे में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का इस शूटिंग में अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? ये अभी रिसेंटली करवाया था, 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला था जिसका, और पहले भी टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं सारे
चाहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हो, ईशा सिंह हो, ये हैदराबाद से हैं। हो सकता है आपके जो एग्जाम आएगा उसमें जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं उनका पूछ लिया जाए, क्योंकि उनका भी शूटिंग से है, या कोई और पूछ लिया जाए। इसी तरीके से अब तैयारी कीजिएगा। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? ये जबलपुर में है। ये भी सारे डिटेल में करवाए थे, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और ये अभी रिसेंटली करवाया था। हॉकी का कहाँ पे है, क्रिकेट का कहाँ है, ओलंपिक का कहाँ है, वो वहीं से क्वेश्चन उठ के आया है। ये इसको अभी डिटेल में ये इसको कर लेते हैं आंसर की को, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था। सूरत और इंदौर ज्वाइंटली इसमें पहले नंबर पे विजेता रहे थे। इसमें तो और भी डिटेल में कराया था, टॉप 10 का, बॉटम 10 का, ये सब करवाया था। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, या तो कि ये योजना कब शुरू की गई थी, इसमें क्या आयु है, कितना वजन है, किसकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, कितनी सहायता दी जाती है इसमें, ये सब आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। इसमें जो कोई कास्ट कैटेगरी ये फिक्स नहीं है, ये सभी के लिए है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, ये एक बड़ी कंडीशन है इसमें। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जो मॉनिटर करते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं या नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, वो जो भी एक्टिविटीज है उनको पकड़ते हैं। वो नेटवर्क के थ्रू जो डेटा भेजा जाता है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, और ताकि किसी भी गलत गतिविधि को वो आइडेंटिफाई कर सके, इसको कहा जाता है स्नूपिंग। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्रेडिट और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे जाके इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए न्यूनतम किसकी आवश्यकता है? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें बेसिक बुनियादी सुविधाएं हों। वो इसलिए क्योंकि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है, ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज लेता है, सिर्फ आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है उसको यूज लेता है। इसके लिए आपको स्मार्टफोन, इंटरनेट उसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके मोबाइल नेटवर्क का यूज करके बैंकिंग सर्विस दे देता है। देखिए, ये भी है स्मार्टफोन, लेकिन स्मार्टफोन में क्या होता है, जनरली स्मार्टफोन में आमतौर पे इंटरनेट डेटा की सुविधा होती है, जबकि इसमें बिना इंटरनेट डेटा, सिर्फ एक बेसिक फोन जिसमें कुछ नहीं हो, सिर्फ मोबाइल नेटवर्क भी के बेस पे ये कर देता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का शुरू से ही बता रहे हैं कि इसको पढ़ लीजिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अब आने वाले एग्जाम में कम से कम जो डिवीजन है मध्य प्रदेश में, जो संभाग हैं, उनका तो पढ़ लीजिएगा कि उनका कौन सा क्या प्रोडक्ट है। स्पेशली जो या फिर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, इनका जरूर पढ़ लीजिएगा। अलीराजपुर, झाबुआ, या फिर इधर बुरहानपुर, ये या फिर जो नए जिले बने हैं, इनके बारे में ये इनका कौन सा प्रोडक्ट है ये पढ़ लीजिएगा। या सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट है पूरे मध्य प्रदेश में जिससे ज्यादा रेवेन्यू या ज्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट इससे डेवलप हुआ है, इस तरीके का पढ़ लीजिएगा। वैसे आने वाले टाइम में और करवा दिया जाएगा, ये करवाया हुआ है और करवा देंगे। इसका जो पर्पज है वो क्या है? इसका कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को करना। इसके अलावा चाहे तो इसमें एक ऑप्शन और होता तो भी ऑल ऑफ द अबव हो सकता था, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना। तो अगर आगे ये क्वेश्चन आता है और ये नहीं दिए जाते हैं और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि इसका एक उद्देश्य ये भी है, जो स्टेट की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करना और उसको बढ़ाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है।
स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमान कितनी रही। देखिए इस पे डिटेल में वीडियो बनाए हैं, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, और ना सिर्फ कांस्टेंट करंट पर कैपिटा पे बल्कि एग्रीकल्चर पे, सर्विसेज पे। तो आने वाले जिनका एग्जाम है, आप कांस्टेंट प्राइस पे एग्रीकल्चर, कांस्टेंट करंट प्राइस पे एग्रीकल्चर, कांस्टेंट प्राइस पे सर्विसेज, करंट प्राइस पे सर्विसेज, ये पढ़ लीजिएगा, आएगा एग्जाम में। ये तो मान के चलिए आप। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। या फिर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, देखिए बेस ईयर तो 2011-12 है, अब इसमें 2021-22 में 2021-22 में कितना था, ये 61,534 था 2021-22 में, और 22-23 में बढ़ के ये 65,023 हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज में पूछ लिया जाएगा। तो इसमें जो परसेंटेज की वृद्धि हुई है 5.67% की वृद्धि हुई है। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है। इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। ये क्वेश्चन करवाए हुआ आपको टेस्ट सीरीज में। 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई, ये रामगढ़ से है। ये क्वेश्चन तो लगभग आपको जहां भी आपने तैयारी की होगी वहां पे करवाया होगा। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के, ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज से ही आया है। किस ग्रंथ की रचना की थी, तो ये जो ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, ये था कवि प्रिया। देखिए जो महाकवि केशवदास है, इनकी टोटल लगभग 9 इनके ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इसके अलावा नक्सिक हो गया, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव है, रतन बावनी है, या फिर विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये सारे महाराजा जो केशवदास हैं इन्हीं के, ये केशवदास जो महाकवि हैं इन्हीं के ही है। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कवि प्रिया आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कवि प्रिया है ये एक सीख जो दी जाती है शिष्य को, उस तरीके का है, शिक्षा देने से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलई के नाम से विख्यात, इनमें कौन शामिल नहीं है। देखिए ब्रज का नाम आता है, ब्रज का तो भक्तिकाल की समृद्धि ब्रज भूमि से मानी जाती है। वैसे रीति या जो श्रृंगार काव्य है वो बुंदेल भूमि से ही जुड़ा हुआ है। आचार्य चाहे कवि, ये केशवदास रीतिकाल के श्रेष्ठतम कवि माने गए हैं। इसमें जो श्रृंगार की धारा है उसकी बात करें तो खुमान कवि है, दामोदर देव है, मंचित है, नवल सिंह हो गए, पजनेश पन्ना है, गजाधर भट्ट है, ललितपुरी है, ईसुरी है, गंगाधर व्यास हो गए, ख्यालीराम चरखारी है, या फिर पन्ना हो गए, ये सभी श्रृंगार की धारा के हैं। अब जो गुणसागर है, गुणसागर ये विशुद्ध बुंदेली में काव्य रचना करने वालों में से हैं, जैसे संतोष सिंह है, अवधेश सिंह, बाबूलाल खरे, या फिर गुणसागर, लक्ष्मी प्रसाद गुप्त, नीरज जैन, ये विशुद्ध बुंदेली के हैं। और इनके स्पेशलिटी क्या है, इनके काव्य में जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन या फिर जो प्राकृतिक नेचुरल जो सूक्ष्म सौंदर्यता है उसके बारे में है, या फिर जो गांव देहात की समस्याएं हैं उनके बारे में है गुणसागर के, बाकी तीनों नहीं। तो इसका सी करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से, ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ना सिर्फ टेस्ट सीरीज में बल्कि जो पढ़ाया है उसमें भी करवाए हुए हैं। ये तो सब करके आए होंगे आप। रमेश चंद्र परमार और शांति परमार, ये दोनों आर्ट के फील्ड से हैं और ये दोनों झाबुआ के रहने वाले हैं। 30 साल से ये जनजातीय गुड़िया वगैरह बना रहे हैं। और डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर ये जबलपुर में इलाज करते हैं। कहाँ पे? जबलपुर में इलाज करते हैं 20 रुपए में। 20 रुपए में इलाज करते हैं और डेली लगभग 200 से 250 पेशेंट्स का इलाज करते हैं 20 रुपए में।
तो ये तीनों ही है जिनको मिला है, डी इसका करेक्ट आंसर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये सब तो आपको आता होगा, जहां से भी किया होगा, सब जगह करवाया होगा ये तो। माउंट एवरेस्ट का ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन थी? बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए भावना डेहरिया ने भी कोशिश की थी 2018 में, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, अभी तो 18वीं हो गई है, 16वीं है जो ओम बिरला 17वीं के थे, सुमित्रा महाजन 16वीं की थी। मध्य प्रदेश से है सुमित्रा महाजन, इसलिए पूछा गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज से पूछा गया है आपके ई गवर्नेंस योजना का। इसमें आईटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, ये तैयार करते हैं इनको। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में इसका आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है, जो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है। आप इंटरनेट पे कुछ भी देखते हैं तो वो आपके ब्राउजिंग में एज ए कुकीज रहता है। कई बार क्या होता है कि आप एक पेज ओपन कर लेते हैं, आज आपने कोई पेज ओपन कर लिया, आपको पता चला कि 2 दिन के बाद वो पेज ओपन नहीं हो रहा है। या फिर क्या होता है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्लिक हियर टू ज्वाइन पे क्लिक किया और आप पहुंच गए टेस्ट सीरीज में पेमेंट पेज तक, और आप वहां से स्किप हो गए, तो नेक्स्ट टाइम आप जब पेमेंट के लिए जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है या ओपन नहीं होता है, किसी भी तरह की उसमें एरर आती है, वो आपकी कुकीज की वजह से ही आती है। सबके हमेशा नहीं होता है, लेकिन कई बार होता है। तो कुकीज वगैरह क्लियर रखिए। आपका जो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सब थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाती है इससे, ये कुकीज हिस्ट्री वगैरह क्लियर करने से। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? देखिए ये या तो कोई जिन्होंने भी पेपर बनाया है उनका एक चीज तो है कि हिस्ट्री से उनका काफी अच्छा लगाव रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में हिस्ट्री के काफी डीप के क्वेश्चन दिए, कि ये क्वेश्चन तो इतना नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो वीर सिंह देव है, वो इसलिए क्योंकि जो हमें सिलेबस के हिसाब से आंसर करना है, आगे भी जिनका एग्जाम में ध्यान रखिएगा, सिलेबस के हिसाब से आंसर देना है। अगर इसमें तोमर वंश का जो है संस्थापक है, जैसे जो दिल्ली वाला है, अगर वो भी ऑप्शन में दे रखा है तो आप नहीं करना है, आपको मध्य प्रदेश को देख के करना है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ही है, इसलिए उसके हिसाब से देना है। हालांकि ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए था क्वेश्चन, पर ठीक है। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? राम कथा पे आधारित जो किया है ये विश्वनाथ सिंह जूदेव थे, रीवा के पूर्व के उस टाइम के तत्कालीन महाराज थे ये, और हिंदी का पहला नाटक ये आनंद रघुनंदन नामक इन्होंने लेख किया है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। घेला और बीदड़ी है, ये गोंड ट्राइब्स के त्योहार हैं, गोंड ट्राइब्स के द्वारा मनाए जाते हैं ये। जैसे कि आप देखते हैं कोई न्यू ईयर है या फिर जैसे फसल बोने का है, तो उस तरीके से जुड़े हुए त्योहार हैं ये। सतपुड़ा के जंगल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से आया हुआ है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें क्या है, एक तो गोंड जाति के बारे में भी बताया है, और दूसरा जो सतपुड़ा की ब्यूटी है जंगल, उसकी सौंदर्यता के बारे में भी काफी कुछ है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? ये भोपाल में बना है सिंगापुर की हेल्प से, बी इसका
करेक्ट आंसर है। ये फरवरी 2022 में बनाया था और जब टेस्ट सीरीज शुरू की थी टेस्ट सीरीज, जब उस टाइम ये क्वेश्चन शुरू के 2-3 जो टेस्ट करवाए थे उन्हीं में ही था ये। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। जो ये स्कीम है, योजना है, ये 2022 में शुरू की गई थी। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन गलत हो जाए उसका कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2001 से 11 के बीच मध्य प्रदेश के ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? एक तो 2001 से 11 का पूछा है, दूसरा ग्रामीण और शहरी दोनों, रूरल और अर्बन का पूछा है और वो भी प्रतिशत में पूछा है। तो क्या कमी आई है, क्या बढ़ोतरी आई है? देखिए 2-3 चीजें आप अपने जो एग्जाम है जिनका आने वाला वो भी आप अच्छे से देख लीजिए इसको। मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन है 2011 की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 6% शेयर है इंडिया में, जबकि 2001 में ये 5.87 था। अब रूरल अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन में लगभग 25% इंक्रीज हुआ है 2001 से 2011 के बीच, 25.7%। और अर्बन की बात, रूरल की बात करें तो रूरल में भी ये 18% के आसपास हुआ है, लेकिन रूरल में प्रतिशत घटा है एज कंपेयर टू लास्ट डिकेड। इसमें एक चीज और देखने वाली है, जो रूरल की टोटल पॉपुलेशन थी 2001 में, ग्रामीण की जो 2001 में टोटल पॉपुलेशन थी ये थी 4.43 करोड़, और 2011 में कितनी हो गई है? 5.25 CR, 5 करोड़ 25 लाख हो गई। 2001 में थी 4 करोड़ 43 लाख। तो ये बढ़ी है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ी जिस रेशियो में शहरी जनसंख्या बढ़ी है। शहरी जनसंख्या है 2001 में कितना था? ये 1.6 करोड़ था, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास था। और 2011 में कितना हो गया? ये 2.1 करोड़ के आसपास हो गया, ये 2 करोड़ के आसपास हो गया। तो जिस रेशियो में ये बढ़ा है उस रेशियो में ये नहीं बढ़ा है, ये घटा है इसका परसेंटेज। यहां से सेक्स रेशियो क्या है? 2001 में सेक्स रेशियो था 927, 2011 में कितना हो गया सेक्स रेशियो? 936 हो गया। इसके अलावा जो लिटरेसी रेट है रूरल का 2001 में 71.70 था और 2011 में कितना हो गया? ये 74.74 हो गया। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट है, शहर में लिटरेसी रेट 2001 में 87.39 था और 2011 में हो गया है 88.67%। ये सब आप पढ़ लीजिए ताकि बाद में आपके जो एग्जाम है आने वाले उसमें काम आएगा। और अगर आप कोई स्टेट PSC का एग्जाम दे रहे हैं मध्य प्रदेश का तो उसमें भी ये काम आएगा। बाद में कहेंगे कि कहाँ से पेपर आया है, तो ये पेपर यहीं से आता है, आप सीरियसली इसको कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? देखिए पता नहीं क्या इधर कोई खटपट चल रहा है, कोई काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसमें जो पूछा है, इसमें डिवीजन का पूछा है। आप गूगल वगैरह करते हैं, आपको मिलता है सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, ये पूछा गया है डिवीजन का, संभाग का, और संभाग में भी अर्बन का, और अर्बन में भी परसेंटेज वाइज पूछा है। ये है इस क्वेश्चन की कहानी। तो देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने डिवीजन हैं, भोपाल संभाग में कितने डिवीजन है और इंदौर संभाग में कितने डिवीजन है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो भी आप अगर इसमें ये भी पता होगा तो भी आप इसको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। बाकी अगर इसको निकालते हैं एग्जैक्ट तो ये इंदौर आता है। जनरली ज्यादातर लोग इसका भोपाल बता रहे हैं, लेकिन ये कैलकुलेट करते हैं शहरी तो इंदौर का ज्यादा है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कंटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। नॉर्थ वेस्ट जो मध्य प्रदेश है उसमें कंटीले वन, बुशेज वगैरह पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमोत्तर भाग है ये अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, सेमी एरिड रीजन है।
ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये जो रीजन है ये इसको सही स्पष्टीकरण है। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है, गलत कौन सा है? देखिए गलत कौन सा है ये देखते हैं। ये गंगा और नर्मदा है, इसका अपवाह तंत्रों का जल विभाजक है, ये सही है। ये क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, ये बिल्कुल इसने सही कहा है कि जो विंध्याचल रेंज है ये सीक्वेंशियल नहीं है, विंध्याचल सीक्वेंशियल नहीं है। समझने के लिए कहें तो ये एक डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी सही है। तीसरा, ये श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है, इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, ये भी सही है। जो दक्षिणी ढाल है इसका जो सदर्न स्लोप है नदन स्लोप के कंपैरिजन में ये तीव्र है, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है, ये गलत है। और ये गलत क्यों है? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो विंध्याचल रेंज है वो विंध्यन शैलों से बनी हुई है, ये सही है। लेकिन उसकी पूरी जो लंबाई है वो टोटल मतलब पूरी जो श्रेणी है वो विंध्याचल रेंज शैली से बनी हुई है, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश के ये करवाए हुए हैं आपको सब, मलाज खंड वाला है, इसमें जो जमा मलाज खंड है, मालंज खंड, ये शीतला पानी, गिरदी, डोरली, जट, गढ़ी, डोंगरी, ये सब कॉपर के हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1982 में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ये है ओपन पिट गोदाम खदान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? देखिए जनवरी के महीने में क्या होता है, जनवरी की बात कर रहा है, अगर आप जनरल बात करेंगे तो अलग है, ये जनवरी का पूछा गया है। इसमें क्या होता है, कई सारे फैक्टर हैं जो इस मंथ में काम करते हैं। एक तो आपको देखना होगा फिजियोग्राफी, दूसरा मॉइस्चर, तीसरा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके अलावा ऐसी कोई रेंज है क्या, माउंटेन रेंज, जो इफेक्ट करती है। इन सबको देख के ही फिर आप ये सब क्यों बताया, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या हाइट है, कौन सा प्लेस है, उसके लोकल फैक्टर्स क्या हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके ये रहता है। जनवरी में देखेंगे आप तो जो नॉर्थ पोर्शन है, नदन मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ ज्यादा ठंड होती है एज कंपेयर टू सदर्न मध्य प्रदेश। दक्षिणी मध्य प्रदेश में सर्दी कम होती है उत्तरी मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में। इसको एक तरीके से और सिंप्लीफाई कर देते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि दिसंबर के बाद से, दिसंबर जनवरी के महीने में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें सर्दी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। एग्जैक्ट मध्य प्रदेश का टेम्परेचर और साउथ इंडिया का टेम्परेचर मैं नहीं बता रहा हूं कि ऐसा होता है, लेकिन समझने के हिसाब से आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, चाहे नर्मदा नदी हो, ताप्ती नदी हो, या फिर जो विंध्याचल रेंज है वो ठंडी हवाओं को रोकना हो, ये बहुत सारे इसके फैक्टर हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा सी। बॉक्साइट का है, मध्य प्रदेश में पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, गलत पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही नहीं है बॉक्साइट में, तो इसका डी आएगा। वो इसीलिए क्योंकि जो राज्य में देश में प्रथम था 2021-22 में ये उड़ीसा राज्य था। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले पेरिस 2015 में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी कहानी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनकी यहीं से शुरू हुई है। पेरिस जो समिट हुआ था 2015 में,
उसके बाद से इंडिया ने एक इनिशिएट लिया इंडियन सोलर, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये इंडिया ने ही इसको इनिशिएट लेकर स्थापित किया। अब इसके बाद से इंडिया ने ये यहाँ टारगेट सेट कर दिया 175 गीगा वॉट का 2022 तक, और उसको पूरा अचीव नहीं किया है। मध्य प्रदेश भी अभी टारगेट से 50% के आसपास ही है, लेकिन ठीक है, पहल की है, कुछ नया है। क्वेश्चन की बात करें तो इसको स्थापित कैपेसिटी में जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, ये टोटल अभी प्रेजेंट का ये है और इसका शेयर 30.42% है विंड एनर्जी का। 2020 का भी डेटा देखेंगे तो भी इसमें ये डेटा चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ऑर्डर है, ऑर्डर इन द सेंस कि सबसे ज्यादा सबसे कम, उसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। बायोमास जो एनर्जी है ये अभी 133 मेगावाट है और इसका हिस्सा कितना है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में, बायोमास का 1.43%। जो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल का है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, देखिए 2-3 चीजें हैं। हाइड्रो पावर प्लांट जो 25 मेगावाट या उससे कम के हैं उनको स्मॉल हाइड्रो कहा जाता है। जो 25 मेगावाट के हैं या उससे कम है उनको स्मॉल हाइड्रो कहा जाता है, और बाद में इनको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है माइक्रो, मिनी और स्मॉल हाइड्रो। माइक्रो में क्या होता है 100 किलोवाट से और उससे बिलो, मिनी में 101 किलोवाट से और 2 मेगावाट तक, और स्मॉल हाइड्रो में 2 to 25 मेगावाट तक। तो ये क्लियर हो गया होगा। स्मॉल हाइड्रो का है अभी 124 मेगावाट है और इसका जो हिस्सा है 1.32% है। ये डेटा मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ ये 30 जून 2023 की कैपेसिटी है मेगावाट में, 30 जून 2023। सोलर एनर्जी का है तो ये 3022 है और इसका जो हिस्सा है ये 32.33% है, 32.33% है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सोलर एनर्जी। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? नर्मदा बेसिन है जो अपर नर्मदा से शुरू हुआ था। इसकी जो पहला प्रोजेक्ट था अपर नर्मदा प्रोजेक्ट था और इसका जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो नर्मदा रिवर पे गुजरात में है। बेसिन क्या होता है? रिवर जो फ्लो करती है वो एरिया अलग होता है और रिवर बेसिन अलग होता है। रिवर बेसिन में उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी शामिल हो जाती है, इसलिए नर्मदा बेसिन से बाहर की है। ये बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज को सीरियसली लीजिएगा। टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज भी करते हैं, चाहे मैं इसी पेपर की बात करेंगे आगे चल के, अभी बताते हैं इसमें क्या हमारा क्या हो रहा है, और आगे भी इसमें अब हमारे पास रेफरेंस भी है तो और इम्प्रूव रहेगा। किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश में कौन से पर्यटन स्थल से? देखिए भोजपुर है, ये भोपाल के आसपास है, ये शिव मंदिर है, यहाँ पे वराह की प्रतिमा नहीं है। बड़ी है, बड़ी ये गुना जिले में है, एक बड़ी ग्वालियर में है, यहाँ पे कोई वराह की विशाल प्रतिमा नहीं है। आशापुरी है, आशापुरी में जब आप जाते हैं तो जो मुगल आक्रांताओं ने जो किया है डिस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ये भोपाल से 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, एक्चुअल में भोजपुर के नजदीक है, लेकिन भोजपुर से शायद 8-10 किलोमीटर होगा, लेकिन ये भोपाल से 20-25 किलोमीटर आशापुरी। और यहाँ पे देखेंगे तो किसी गॉडेज का हाथ नहीं है, किसी की नाक नहीं है, इस तरीके से किया हुआ है छिन्न भिन्न। ये वराह की जो प्रतिमा है वो यहीं पे है आशापुरी में। और
ये काफी फेमस टूरिस्ट स्थल भी है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पत्तुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? कुछ लोग इस पे क्या बता रहे हैं, कुछ लोग इस पे क्या बता रहे हैं, लेकिन पत्तुवर्धन है, ये काफी डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों के तो लेवल का नहीं है। स्टेट पीएससी में भी आप मेंस वगैरह में पूछ सकते हैं इतना डीप में। पत्तुवर्धन आपने सुना होगा पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश, और उसी को कहा जाता है भारत में वर्धन वंश भी इसको कहा जाता है। वर्धन वंश के जो सबसे पावरफुल रहे हैं, जिन्होंने लगभग पूरे नॉर्थ में और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड को कहा जाता है एक विक्ट्री एरा, जीत का साम्राज्य काल, जीत काल, इस तरीके से कहा जाता है हर्षवर्धन का। अब हर्षवर्धन के पिता थे, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन जो थानेश्वर आधुनिक हरियाणा है, अभी प्रेजेंट में करनाल वगैरह, उधर इनका शासन था। प्रभाकर वर्धन के भाई थे पत्युवर्धन, ये हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनके भाई थे ये। और पत्युवर्धन ने जब हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद पत्युवर्धन ने ही थानेश्वर जो आधुनिक हरियाणा है यहाँ पे शासन किया था। और फिर बाद में हर्षवर्धन है जो इस पे इन्होंने बाद में वर्धन जो वंश है इसको काफी बढ़ाया था, इसका पूरा उत्तर भारत के अधिकांश एरियाज में इसका एक्सपेंशन किया था। और जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी क्रॉस करके और साउथ की तरफ जाना चाह रहे थे, जब हुआ था बैटल ऑफ नर्मदा हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में, और जिसमें हर्षवर्धन को हरा दिया था पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य डायनेस्टी से थे। इसके बारे में, पत्युवर्धन के बारे में एक जगह और जिक्र मिलता है, ये बहुत मुश्किल से मिला है क्वेश्चन। इसके बारे में एक और जिक्र मिला है जो आपने हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने अपना उनका एक ग्रंथ है हर्षचरित में बाणभट्ट ने पत्युवर्मन का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने भी हर्षचरित में इसका उल्लेख किया है। प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहां पे स्थित था? ये बी इसका सही आंसर आएगा। देखिए, हो सकता है आपसे आने वाले टाइम में पूछ लिया जाए मंदसौर का आधुनिक नाम, प्राचीन नाम क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन तो पढ़ लीजिएगा, करवाए हुए हैं सब टेस्ट सीरीज में। बार बार कहा जाता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है अगर अभी तक, तो कम से कम जो रिवीजन के वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे वो कर लीजिए, या फिर आप टेस्ट सीरीज को थ्रोली पढ़ लीजिए, उसका रिवाइज कर लीजिए, वो भी सफिशिएंट रहेगा। ये कोयला भंडार के सब करवाए हुए हैं आपको क्वेश्चन। इसमें देखिए सिंगरौली और उमरिया भी सही आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट दे रखा है इसमें, तो डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि सोहागपुर है ये उमरिया में ही है। बाकी एग्जैक्ट डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, हवाएं नॉर्थ वेस्ट से और साउथ ईस्ट की ओर प्रवाहित होती है। नहीं, हवाएं नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती है। मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगती है। अप्रैल एवं मई में सांद्रता सामान्यतः कम होती है, ये सही है गर्मी में। लेकिन जो सी ऑप्शन है ये भी डाउटफुल है, गलत लग रहा है, क्योंकि मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि नहीं होने लगती। ये जो तापमान में वृद्धि होने लगती है ये फरवरी के बाद से होने लगती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट ये थोड़ा सा उतना नहीं है गलत। टीला बांध किस जिले में है? ये सागर में है।
आप वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इनका डिटेल आंसर आपको वहां मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब आपका क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकता है? देखिए, कट ऑफ मार्क्स है ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कितने फॉर्म भरे हैं, उसमें से कितने अपीयर हुए हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज कितने बैठे हैं, फिर इनके अलावा भी आपकी वैकेंसीज कितनी है। तो ये जो कट ऑफ है इसको बताना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक मोटा सा आइडिया, देखिए पिछली बार जो हुआ उसको भूल जाइए। पिछली बार जो कट ऑफ गया, किसी सब्जेक्ट का 80% गया, किसी का 85% गया, इस तरीके की कट ऑफ इस बार जो ये अभी एग्जाम हुआ है 8 सब्जेक्ट का, इसमें तो लग नहीं रहा है किसी सब्जेक्ट का 80% जाएगा। लेकिन फिर भी एक जो जनरल बात है हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, ये इनको लैंग्वेज लिटरेचर पेपर कहें, इनका कट ऑफ बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहता है। आप ये मान के चलिए 70 to 75% के आसपास इसका कट ऑफ रहता है। अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो साइंस बैकग्राउंड का है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स हो गया या बॉटनी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं इनका कट ऑफ है आप मान के चलिए 60 to 65 के आसपास। ये परसेंटेज में बता रहे हैं हम, मार्क्स में नहीं, 60 to 65 के आसपास। और जो जनरल जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उनका आप 55 to 60% के आसपास ये मान के चलिए कट ऑफ। जनरल स्टडीज के पेपर की बात करते हैं तो अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप रेस में हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। टेस्ट सीरीज की बात करें तो जो टोटल अभी तक रिवीजन, नोट्स, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज करवाई है उसको मिला के और टोटल 34 क्वेश्चन इसमें, इस टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट सीरीज करवाई है दोनों बैच के अभी तक, उसमें से 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 40 तक जा सकता था, लेकिन जो हिस्ट्री के लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक वजह रही है, इतना नहीं जा पाया है। लेकिन फिर भी ये पहली बार हुआ है एग्जाम। अब आगे रेफरेंस है हमारे पास, स्पेशली जो 4 अगस्त को एग्जाम होगा या फिर जो नवंबर में होगा उसका तो हमें जो इसको अच्छे से कर सकते हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और भी आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये जो कट ऑफ बताया है ये कोई ऐसा नहीं है फाइनल यही है, ये मैक्सिमम बताया है, ये मैक्सिमम है। आप ये ना मान के चले कि इससे कम नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। चाहे वैकेंसी कितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो। और वैसे भी बच्चे हैं जो कम बैठे हैं, 55% के आसपास बच्चे ही एग्जाम में बैठे हैं। थैंक यू।